Hello dear students, I hope you have read your previous topics so you can try to answer these questions. Now let's start our next topic, that is rusting of iron. That means लोहे के ऑब्जेक्ट्स को जंग लगना. रस्टिंग होता है जंग लगने की प्रोसेस. So you must be familiar with the rusting of iron. When iron objects left exposed to moist air, a substance with brown flaky layer is observed on their surfaces. तो स्टूडेंट्स आपने सभी ने देखा होगा कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स काफ़ी दिन तक अगर हम बाहर मॉइस्ट एरिया में रख देते हैं या फिर 1-2 साल तक वो बाहर पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से एक ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है. इस ब्राउन फ्लेकी लेयर को हम क्या बोलते हैं? रस्ट. मीन्स जंग, जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में जंग लगना बोलते हैं. लोहे के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब जंग लग जाता है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. And this brown colored substance is called rust and its chemical name is hydrated iron oxide. Students, जो rust है वो धीरे धीरे आयरन के सरफेस को तोड़ता रहता है. ये एक स्लो चेंज है, स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे आयरन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करती जाती है, उसको यूजलेस बना देती है. आपने देखा है कि आयरन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है जिसको हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रिजेस, कार, शिप, ट्रक्स, गेट्स, बेंचेस, मैनी मोर थिंग्स जो हैं जो आयरन से बनती हैं. बट हर साल बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, हमें काफ़ी लाखों पैसों का जो नुकसान होता है. किस वजह से? कि जो ऑब्जेक्ट आयरन से बने होते हैं वो रस्टिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन्हें दोबारा बनाना पड़ता है. तो काफ़ी ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली डैमेज होता है रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से. ये होती कैसे है स्टूडेंट्स? रस्टिंग होती है जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तब ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, मींस रस्ट फॉर्म करता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3 इंटू XH2O. X का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? की नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज भी होते रहते हैं, वो डिपेंड करता है उस एरिया पे कि वहाँ पे कंटेंट ऑफ मॉइस्चर कितना है एयर में, हवा में नमी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. और आप देखते हो कि जैसे शिप है, जो समुद्री जहाज हुई है शिप, वो हमेशा वाटर के अंदर ही रहती है. उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो हमेशा वाटर के अंदर रहता है, सॉल्टी एरिया में रहता है. और हमें पता है कि जो रस्टिंग है वो सॉल्टी एरिया में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो शिप का नीचे वाला पार्ट इजीली डैमेज हो सकता है रस्टिंग की वजह से. बट हमारे पास कुछ मेथड्स भी हैं कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. सो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास मेनली 2 मेथड्स हैं, बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट कंटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड बाय एलॉइंग. तो अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को एयर और मॉइस्चर से दूर रखें तब उस पर रस्ट नहीं होगा. तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑयल या फिर ग्रीस लगा के रखें तो उनका डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं हो पाएगा एयर और मॉइस्चर से. नेक्स्ट मेथड, पेंटिंग. हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पेंट करके भी उनको जंग लगने से बचा सकते हैं. थर्ड है स्टूडेंट्स गैल्वेनाइजिंग. गैल्वेनाइजिंग वो प्रोसेस है जब हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक की लेयर से कवरिंग कर देते हैं. कुछ ऐसी मेटल्स हैं जैसे क्रोमियम और जिंक, इन दोनों की लेयर अगर आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चढ़ा दी जाए, उसके ऊपर डिपॉजिट कर दी जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग. और इससे आयरन आर्टिकल्स के ऊपर रस्टिंग भी नहीं होती. एंड द नेक्स्ट वन मेथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसमें स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से बाकी सारी मेटल्स की कवरिंग करते हैं. उसमें तो ओनली ऑन जिंक और क्रोमियम की कवरिंग होती है, तो वो मेथड है गैल्वेनाइजिंग. और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम किसी भी मेटल की कवरिंग आयरन आर्टिकल्स के ऊपर कर सकते हैं, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए और एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए भी. जैसे आपने देखा होगा कि जो वॉचेस वगैरह आती हैं या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती हैं, उनके ऊपर गोल्ड कलर होता है ना, या फिर सिल्वर कलर होता है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही किया होता है. वो आर्टिकल आयरन से बने होते हैं और उनके ऊपर कवरिंग गोल्ड की होती है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट मेथड इज बाय एलॉइंग. एलॉइंग मीन्स कि बाकी सारी मेटल्स के साथ आयरन को मिक्स कर देना. अब अगर आयरन को हम
निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर देते हैं तो कभी भी उस पर रस्टिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हम स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाई जाती हैं, इनको मिक्स करके एलॉइंग की मेथड से स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। आपके घर पे जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उन पे कभी रस्टिंग नहीं होती, उनके अंदर भी आयरन मिक्स्ड होता है स्टूडेंट्स। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। आप सभी ने अपने घर पे सॉल्ट और शुगर तो ज़रूर देखा होगा, नमक और चीनी। उसमें आपने कभी नोटिस किया है कि जो शुगर है, जो चीनी है, चीनी के पार्टिकल्स हमेशा एक यूनिफॉर्म साइज के होते हैं। चीनी की जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, बिल्कुल एक ही साइज के होते हैं क्यूबिकल फॉर्म में। तो उस एक साइज के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रिस्टल्स। दैट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज क्रिस्टल्स। और एक उनके शुगर सॉल्यूशन से ही इन क्रिस्टल्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो क्रिस्टल्स बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में स्टूडेंट्स फर्स्टली सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और फिर उस वाटर के अंदर डिसॉल्व सॉल्यूशन को इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मींस उसे भाप बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसमें से जितना भी वाटर होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा और नीचे जो है हमें प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। हमें पता है कि हमें समुद्र के पानी से, सी वाटर से नमक मिलता है, सॉल्ट मिलता है, बट कैसे मिलता है स्टूडेंट्स? क्योंकि सी वाटर को एक ये लगा लो शैलो पॉन्ड्स में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ से उनमें जितना भी वाटर होता है वो सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट हो जाता है और नीचे जो नमक बचता है उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस तरीके से स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। Here our chapter has been completed. So write and learn these definitions that we have read in our previous chapter and try to solve your book work.